हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हमारे कोचिंग स्कूल और कॉलेज सभी बंद हैं। इसलिए हमारे कोचिंग संस्थान ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया है, जिसके तहत हम लोग कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की सभी क्लास की विषयवार वीडियो क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग लेकर हाजिर हैं कक्षा 10 के गणित से संबंधित वीडियो लेकर। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के गणित के प्रथम पाठ वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, और जब इसका निर्माण हुआ तो इसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का निर्माण कैसे हुआ था। सर्वप्रथम हमें यही जानना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का निर्माण हुआ कैसे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी एक विभाजन प्रमेयिका दी थी, जिसके द्वारा ये यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी विभाजन प्रमेयिका दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि यदि a और b दो संख्याएं, क्या कहा इन्होंने, a व b दो संख्याएं हैं जहां a बड़ा है b से, जहां a बड़ा है b से, और जब a को b से विभाजित किया गया अर्थात a में b से भाग दिया गया तो हमें दो अन्य संख्याएं प्राप्त होती हैं, एक q और एक r। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये दो अन्य संख्याएं होती क्या क्या और वास्तव में इसका निर्माण कैसे हुआ। तो उसके आधार पर यूक्लिड ने अपनी विभाजन प्रमेयिका निम्न प्रकार दी। क्या विभाजन प्रमेयिका दी? a बराबर BQ प्लस r। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या बन गई? a बराबर BQ प्लस r। तो ये आपको याद में रखनी है, ये सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो क्या है? a बराबर BQ प्लस r। अब इसमें कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम ध्यान देते हैं। ये शर्तें क्या क्या हैं आप इनको ध्यान से देखिएगा। पहली शर्त तो ये पूरी होनी चाहिए कि b का मान r से बड़ा होना चाहिए, अर्थात ये जो हमें q और r संख्याएं मिली, इसमें जो r है वो b से छोटा होना चाहिए, अर्थात b जो है r से बड़ा होना चाहिए, और r का जो न्यूनतम मान है वो 0 होना चाहिए। न्यूनतम मतलब सबसे कम, r का मान 0 से कम नहीं हो सकता है, अर्थात 0 से कम का मतलब ऋणात्मक संख्या है। तो r जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको दो शर्तें याद रखनी है। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आई कैसे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे आई, इसको ध्यान से आप देखते जाइए। सबसे पहले यूक्लिड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो संख्याएं ली, एक लिया a और एक लिया b। पहली शर्त उन्होंने क्या बताई? सबसे पहले ही उन्होंने क्या बताया कि जो ये a है वो b से बड़ा होना चाहिए। पहली तो आपकी ये शर्त कन्फर्म होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, a को माना भाज्य, ध्यान से समझिएगा इसको, a को माना भाज्य और b को माना भाजक। तो आप जानते होंगे कि भाजक भाग देने में बाहर रहता है और भाज्य अंदर रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि b का भाग a में दिया। किस में दिया? a में। तो जब उन्होंने भाग a में दिया तो आप ध्यान से देखिएगा, आप तो जानते ही होंगे कि अगर हम किसी संख्या का भाग किसी संख्या में देते हैं तो कुछ भागफल आता है और कुछ शेषफल आता है। वो शेषफल न्यूनतम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्या आपने कभी ये सुना कि शेषफल ऋणात्मक आया है? जैसे मान लीजिए आपने 4 का भाग 10 में दिया, तो 4 का भाग आप 10 में इस प्रकार से दे दीजिए, 4 का भाग ये 10 में कर दीजिए,
4 तियाँ इसको 12 कर लीजिए, घटाना है इसको तो -2 शेषफल बता दीजिए। इस प्रकार से आपका शेषफल बच गया कितना, -2। ये तो सवाल सीधे सीधे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शेषफल कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, भाग हम कभी भाज्य से ज़्यादा लेकर जा ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो गया। निष्कर्ष क्या निकला कि शेषफल जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यही काम यूक्लिड ने अपने विभाजन प्रमेयिका में किया था, और कैसे किया था हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यूक्लिड ने अपने विभाजन प्रमेयिका के लिए क्या किया था, 2 संख्याएं ली ए और बी, जिसमें ए बड़ी होगी बी से, मतलब ए जो होगा हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो हमेशा बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसलिए ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि ए बड़ा था बी छोटा था, इसलिए बी का भाग ए में उन्होंने दिया। तो बी का भाग ए में कैसे गया, मान लीजिए कुछ भागफल आया, क्यू बार उन्होंने पहाड़ा पढ़ा, तो कुछ आया होगा यहाँ पे, मान लीजिए यक्स आया, और घटाने के बाद शेषफल बचा आर। तो उन्हें 2 नई संख्याएं जो मिली थी क्यू और आर, वो क्या थी, उसमें से क्यू था भागफल, क्या था, भागफल, और जो आर था वो क्या था, शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, और इस प्रकार से जो क्यू नई संख्या मिली वो हो गई भागफल, और जो नीचे आर मिला वो क्या हो गया, शेषफल। तो यूक्लिड के पास 4 चीज़ें हो गई, भाज्य हो गया ए, भाजक हो गया बी, भागफल हो गया क्यू, और शेषफल क्या हो गया, आर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इस प्रकार से यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका बनकर तैयार होती है। कैसे बनकर तैयार होती है हम ये दिखाते हैं अब आपको, इसको ध्यान में रखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब यूक्लिड ने क्या किया, एक विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया। किसका, आप ये लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है, कक्षा 5 से ही आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लीजिए, लेकिन वैसे तो आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं ही। तो अब उन्होंने क्या किया था, यूक्लिड के पास जो 4 संख्याएं थी उसमें से भाज्य क्या था, ध्यान दीजिएगा, क्या था, ए बराबर भाजक क्या था, भाजक किससे उन्होंने भाग दिया था, बी से भाग दिया था। उसके बाद भागफल क्या मिला था, क्यू, और शेषफल क्या मिला था, आर। तो इस प्रकार से यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका बनकर तैयार होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका की उत्पत्ति हुई कैसे। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका की उत्पत्ति हमने समझ लिया। अब यहाँ से आप इन शर्तों को ध्यान में रखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित शर्तें क्या क्या हैं, किन किन शर्तों का पालन होना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है अथवा नहीं। क्योंकि ऐसे भी सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, पहले तो मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख देता हूँ। क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको यही याद में रखना है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नाम तो बोल दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसकी शर्तें क्या क्या हैं। पहला शर्तें, पहली शर्त यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की पहली शर्त यह है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। पहली शर्त क्या है, ए बड़ा होना चाहिए बी से, मतलब ए बड़ा हो बी से, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, दूसरी शर्त ये होनी चाहिए
कि जो b है b वो सदैव बड़ा होना चाहिए r से, बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, बड़ा बड़ा। ये ध्यान में रखिएगा कि जो b है वो बड़ा होना चाहिए r से, b बड़ा हो r से, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दो शर्तें यहाँ पे हमको मिली कि a बड़ा हो b से, b बड़ा हो r से। b मतलब क्या था, भाजक, अर्थात जिससे आप भाग दे रहे हैं। जैसे आप 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या शेषफल आप 5 बचा सकते हैं? नहीं, कभी शेषफल 5 नहीं बचना चाहिए, शेषफल 4 से कम ही बचेगा। 4 भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि 4 बचा तो 4 एकम 4, एक बार में तो भाग चला जाएगा, वो कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तीसरी शर्त यहीं से बनती है कि जो शेषफल है, शेषफल क्या था यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका में? r। क्या था? r। जो r होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। r जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, मतलब शेषफल, ये हमारा शेषफल था ना, शेषफल r 0 से, देखिए शेषफल r जो है 0 से बड़ा या बराबर। ठीक है, छोटा नहीं, 0 से बड़ा या बराबर, या तो 0 हो या तो उससे बड़ा हो। तो ये प्रकार से आप इन तीनों शर्तों को नोट कर लीजिएगा। इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कोई भी प्रमेयिका यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका होगी अथवा नहीं। ठीक है, तो ये प्रकार से आपकी तीनों शर्तें हैं। इन तीनों शर्तों को पूरा करते हुए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल को मैं पहले आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, फिर मैं उसे एक सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप उसकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं। वो तीनों शर्तें आपको ध्यान में रखनी है, तीनों शर्तें आपको याद हैं तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय आसानी से पहचान सकते हैं। जैसा कि हम लोग आते हैं पहले एग्जाम्पल पे, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। क्या है पहला एग्जाम्पल? ध्यान से पढ़िएगा कि पहला एग्जाम्पल आता है a बराबर 7q + 5। पहला एग्जाम्पल विभाजन प्रमेयिका बन गई, a बराबर 7q + 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि नहीं, इसको बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि a बराबर 7q + 5 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे कैसे बताएंगे आप ध्यान में रखिएगा। कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम तो इसका हम a बराबर bq + r से तुलना कर लेते हैं। तो a की जगह आपको a ही दिख रहा है, 7 जो दिख रहा है b की जगह दिख रहा है, और q के स्थान पर तो q है ही, और 5 दिख रहा है r के स्थान पर, अर्थात b बराबर आपको मिला 7 और r बराबर आपको मिला 5। तो सबसे पहला काम, अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहचाननी है तो आप क्या करिएगा कि उस विभाजन प्रमेयिका की तुलना यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq + r से करिएगा, और b का मान और r का मान पता कर लीजिएगा। तो हमारी पहली शर्त क्या कहती है, अभी उसमें आपने देखा a इज ग्रेटर देन b, तो वो तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि a और b हमको दिख नहीं रहे, a का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये शर्त खत्म। दूसरी शर्त आप ध्यान दीजिए, दूसरी शर्त वहाँ पे कहा गया b इज ग्रेटर देन r, मतलब b जो है r से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो आपको b और r मिला था, क्या वो शर्त को पूरा कर रहा है? b का मान मिला था 7 और r का मान मिला था 5। तो क्या देखिए, 7 जो है 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ, हम देखते हैं कि 7 5 से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमारी पहली शर्त या दूसरी शर्त कहें पूरी होती है कि b इज ग्रेटर देन r। b इज ग्रेटर देन r, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, b इज ग्रेटर देन r। तो हमारी एक शर्त तो पूरी हो गई। पहली हमने कहा कि a इज ग्रेटर देन b, वो यहाँ पे मायने नहीं रखती है। हमारी शर्त क्या थी कि b इज ग्रेटर देन r हमको दिखाना, हमने दिखा दिया। दूसरा आप देखिए कि वहाँ पे हमने कहा r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ये अर्थात r का मान 0 होना चाहिए, चाहे 0 से बड़ा होना चाहिए।
लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो आप r का मान यहाँ पे देखने से क्या पाते हैं कि r का मान 5 है, जो कि एक धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्याएं हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। धनात्मक संख्याएं जो होती हैं हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। इसका मतलब हमारी यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी होती हैं, क्या कि b इज ग्रेटर देन r और r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, अर्थात b का मान बड़ा है r से और r का मान जो है 0 से बड़ा या धनात्मक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो a बराबर 7q+5 है एक विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, इस प्रकार से आप अन्य सवालों पर अपना निर्णय दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये बताइए आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी कि नहीं होगी। कैसे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका देखिएगा, यहाँ पे ये है a बराबर 7q+0। ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि नहीं, तो हमने पहले एग्जाम्पल में आपको बताया कि सबसे पहले आप इसकी तुलना करिए a बराबर bq+r से। तो देखिए a की जगह a दिख रहा है, b की जगह आपको 7 दिख रहा है, तो b बराबर आप कर लीजिए 7 अर्थात 7। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, q के स्थान पर तो q ही है, r के स्थान पर आपको 0 दिख रहा है, तो r बराबर हमें मिला 0। तो पहली शर्त हम फिर पूरी करते हैं, क्या कि b इज ग्रेटर देन r। पहला शर्त मतलब क्या होना चाहिए कि 7 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 0 से बड़ा होता है। आपको पता ही होगा 7 0 से बड़ा होता है। 7 टॉफ़ी है आपकी जेब में, एक जेब में 0 टॉफ़ी है। कौन से वाले में फ़ायदे में है? जिसमें 7 टॉफ़ी निकाल के आराम से खाइए उसको, मीठा लगे तो पानी पी लीजिए, गर्मी का मौसम है। आगे बढ़ते, दूसरा नंबर, दूसरी शर्त हम इसकी पूरी करते हैं कि जो r होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखने से क्या मिल रहा है, r जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, r का मान यहाँ पे क्या है, 0। तो हमने यहाँ पे तीसरी शर्त में भी दिखाया कि r जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो 0 तो दिख रहा है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब यहाँ भी हमारी दोनों शर्तें सही हैं। तो ये भी एक विभाजन प्रमेयिका है, अर्थात a बराबर 7q+0 भी एक विभाजन प्रमेयिका है। इसे देखिए निम्न प्रकार भी लिख कर दे सकता है, केवल a बराबर 7q लिख कर दिया जा सकता है। उस स्थिति में आपको समझ जाना है कि ये a बराबर 7q+0 है। a बराबर 7q+0, केवल 7q दिखा तो उसे 7q+0 आपको कर लेना है इस प्रकार से, नहीं तो कन्फ्यूजन में आ जाइए, कहिए इसमें r दिख ही नहीं रहा है तो ये विभाजन प्रमेय का नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार से मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ। इस बार मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँगा कि वो विभाजन प्रमेयिका नहीं होगी, क्योंकि हमने दो उदाहरण देख लिया जो कि विभाजन प्रमेयिका थी। पहला हमने देखा वो भी विभाजन प्रमेयिका थी क्योंकि दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी, दोनों शर्तें सही थी। दूसरी भी विभाजन प्रमेयिका थी क्योंकि वो भी दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी। इस बार देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये है a बराबर 8q+10। तो सबसे पहले तो इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, a बराबर bq+r से तुलना इसकी करा दीजिए। जब आप a बराबर bq+r से इसकी तुलना कराएंगे तो क्या पाएंगे, a की जगह तो a दिख रहा है, b की जगह आपको 8 दिखा, तो b बराबर आप 8 लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे r की जगह आपको 10 दिख रहा है, तो r बराबर आप 10 लिख लीजिए। हो गया, आपने लिख लिया r बराबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे, हम पहली शर्त को देखेंगे। पहली शर्त हमारी क्या कहती है कि जो b है वो ग्रेटर देन होना चाहिए r से। आपको यही हमेशा ऐसे लिखना है कि पहली शर्त b इज ग्रेटर देन r। तो अब देखिए इसमें मान रखिए, b का मान है क्या,
क्या है b का मान 8, 8 इज ग्रेटर देन 10, तो 8 इज ग्रेटर देन 10 है। तो आप बताइए क्या 8 ग्रेटर देन 10 मतलब 8 10 से बड़ा है? नहीं, 8 10 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब हमारी पहली शर्त ही गलत हो गई। पहली शर्त ही गलत हो गई तो दूसरी शर्त पे हम क्यों जाएं? जब हमारी पहली शर्त गलत हो गई तो हम दूसरी शर्त पे जाएंगे ही नहीं, सीधे लिख देंगे कि विभाजन प्रमेय का नहीं। सीधे आप लिख दीजिएगा विभाजन प्रमेय का नहीं। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, हमने इसको करके दिखा दिया आपको। a बराबर 8³ + 10, इसकी तुलना कराए, b का मान निकाले, r का मान निकाले। हमें अपनी शर्त पूरा करने के लिए चाहिए था कि b इज ग्रेटर देन r, मतलब b बड़ा हो r से, अर्थात 8 बड़ा हो 10 से, जो कि नहीं था, इसलिए विभाजन प्रमेय का नहीं है। सवाल समाप्त हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है विभाजन प्रमेय का नहीं। आप देखकर भी बता सकते हैं कि विभाजन प्रमेय का है कि नहीं है। इस प्रकार से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वो भी विभाजन प्रमेय का नहीं होगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं सवाल को। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आता है, अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? देखिएगा ध्यान से आप। अगला एग्जाम्पल a बराबर 4q - 5। अब देखिएगा ये आ गया a बराबर 4q - 5। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग लाता हूँ, 4q - 2 करता हूँ, 4q - 2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे a बराबर bq + r से इसकी तुलना करा दीजिए। जैसे ही आपको जांचना हो कि विभाजन प्रमेय का है कि नहीं, आप इसकी जांच करना है, तुलना कराइए तुरंत a बराबर bq + r से। क्या होगा? a बराबर bq + r से आप तुलना करते हैं तो आपको मिलता क्या है? a की जगह तो a दिखा, b के स्थान पे 4 दिखा, तो b बराबर आप लिख लीजिए 4। उसके बाद r के स्थान पे, अब देखिएगा r हमारे सूत्र में प्लस में है, जबकि यहाँ पे इसका मान माइनस में है, तो पूरे चिन्ह के साथ उसको लीजिए कि r का मान क्या है? -2। तो आपको b का मान मिला 4 और r का मान मिला -2। तो ध्यान से देखिएगा, पहली शर्त हमें पूरा करना है। पहली शर्त क्या पूरी करनी है? ध्यान से देखिए कि b इज ग्रेटर देन r। देखिए पूरी हो रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, मान रखते हैं, अभी पता चल ही जाएगा। मतलब 4 ग्रेटर देन -2। ध्यान से देखिएगा, 4 बड़ा है -2 से। बताइए ये सत्य है कि नहीं? 4 प्लस में है अर्थात आपके पास 4 रुपए हैं, ये 2 माइनस में अर्थात आपके पास 2 रुपये उधार हैं। तो फायदे में कब हैं? जब आपके पास 4 रुपये हैं। तो बड़ा कौन हुआ? जिसके पास 4 रुपये हैं, क्योंकि उसके पास तो 2 रुपये उधार है। बात को ध्यान में रखिएगा। ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होती हैं, अर्थात ये जो प्लस वाली संख्या है इस माइनस वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी, अर्थात हमारी पहली शर्त सही है। पहली शर्त सही हो गई, अर्थात अभी इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होने का चांस है। लेकिन जब दूसरी शर्त पूरी होगी तभी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होगी, इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो दूसरी शर्त की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है कि r का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हमारा r बराबर 2 जो है क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। हमने पीछे आपको बताया कि r का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए अब यहाँ पर क्या हुआ? हमारी दूसरी शर्त गलत हो गई। पहली शर्त तो सही हुई, लेकिन दूसरी शर्त क्या हो गई? गलत हो गई। विभाजन प्रमेय का होने के लिए दोनों शर्तों का सही होना आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको पहले दोनों एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विभाजन प्रमेय का होने के लिए पहली शर्त b इज ग्रेटर देन r, दूसरी शर्त r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होना आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से आप विभाजन प्रमेयिका की पहचान कर सकते हैं। तो ये भी आपकी विभाजन प्रमेयिका नहीं है, ये भी विभाजन प्रमेयिका नहीं है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ये बताया कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या थी, उसका निर्माण कैसे हुआ,
उसके आधार पर मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए। इन चारों एग्जाम्पल में से पहला और दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, तीसरा और चौथा नहीं था। क्यों नहीं था मैंने ये भी आपको समझा दिया। इस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ गए होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 4 सवाल देता हूँ, आप इन चारों सवालों के उत्तर कल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, कौन सा नहीं है। आप कॉपी पे कर लीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मैं आपको चारों सवाल लिख के देता हूँ। पहला सवाल, a बराबर 7q+2, b बराबर 10q। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इसका तर्क अभी आपको बताया कि ये कैसे होगा। तीसरा सवाल, 1 मिनट यहाँ पर देखिए, इसको हम a बराबर करते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। ये a बराबर 10q, ये रहेगा a बराबर 10q - 12। नंबर 4, ये देखिए a बराबर 8q + 17। एक पाँचवा भी कर लीजिए, आसानी है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। 3q + 3। तो ये आपके सामने 5 सवाल हैं। इन पांचों सवालों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको फिर भी इसको समझने में कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर दर्ज करा दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिए, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। मोबाइल में केवल गेम खेलने के लिए उसका प्रयोग मत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा फटाफट हमारे स्कूल शुरू हो जाएंगे। और ये बात मान कर चलिए कि बोर्ड परीक्षा देर से नहीं होगी, होगी तो फरवरी में ही होगी। ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ने के लिए कम समय मिलने वाला है, तो अतः अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त, मित्र, सहपाठी, अन्य लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।